नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, चुनाव प्रभारी बनने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का पहला दौरा, चुनावी रोडमैप पर करेंगे मंथन। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन, पार्टी झंडों की बिक्री से किया जा रहा आगामी चुनाव में जीत का फोरकास्ट, जानिए रेस में कौन है आगे। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आज मुरादाबाद, बिजनौर और संभल का दौरा करेंगे सीएम योगी, देंगे योजनाओं की सौगात। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी योगी आदित्यनाथ सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। चुनाव प्रभारी बनने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का पहला दौरा, चुनावी रोडमैप पर करेंगे मंथन। जी हाँ दोस्तों, 2022 के विधानसभा चुनाव में 350 के लक्ष्य को साधने के लिए यूपी बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियों को धार देना अभी से शुरू कर दिया है। यूपी में बीजेपी के जीत का खाका तैयार करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री और यूपी बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बुधवार से अपने 3 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंच रहे हैं। यूपी बीजेपी चुनाव प्रभारी के रूप में धर्मेंद्र प्रधान का यह पहला दौरा है। प्रधान आज दोपहर 2:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे बीजेपी दफ्तर पर 2 दौर में बैठकों का दौर चलेगा। इस बैठक में शामिल होने के लिए यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह आज ही लखनऊ पहुंचे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के साथ इस बैठक में सभी सह चुनाव प्रभारी भी शामिल होंगे। शाम 5 बजे होने वाली बैठक में सभी प्रभारियों के साथ संगठन के पदाधिकारी, संगठन मंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल होंगे। इस बैठक में सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को भी बुलाया गया है। कई राज्यों के प्रभारी रहे धर्मेंद्र प्रधान यूपी की चुनावी टीम घोषणा के बाद मुरहूत की जगह रिजल्ट पर ज्यादा फोकस करते हुए पितृपक्ष में चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। कई राज्यों का अनुभव समेटे धर्मेंद्र प्रधान ने यूपी को लेकर होमवर्क तो कर लिया है, लेकिन वो सबसे पहले यूपी की टीम से फीडबैक लेंगे। इस दौरान वो ये समझने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल यूपी का सियासी समीकरण क्या कहता है। 2017 के चुनावी जीत में किन किन फैक्टर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखकर प्रधान अपने चुनावी तैयारियों को लेकर आगे बढ़ेंगे, जिसके लिए आज की बैठक बड़ी भूमिका निभाने वाली है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन, पार्टी झंडों की बिक्री से किया जा रहा आगामी चुनाव में जीत का फोरकास्ट, जानिए रेस में कौन है आगे। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कभी किसी पार्टी की रैली तो कभी किसी नेता की जनसभा का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में चुनावी सामग्री की भी खूब डिमांड है। बीजेपी का कमल वाला झंडा हो या फिर समाजवादी पार्टी की लाल टोपी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी के बिल्ले और कांग्रेस पार्टी का पटका हो, ये सारी चुनावी सामग्री आजकल धड़ल्ले से बिक रही है। ऐसे में दुकानदार जहां चुनावी सामग्री बिकने से खुश हैं, तो वहीं वो सियासी तापमान भी खूब माप रहे हैं। रोजगार भी दे रहा है यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार सामग्री बेचने वाले दुकानदार तो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं, यूपी विधानसभा के चुनाव बस आ ही गए। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश में जुट गई है। पार्टी चाहे जो हो, लेकिन एक जगह आकर ऐसा लगता है कि सब एक हो गई हो। हम बात कर रहे चुनाव प्रचार सामग्री बेचने वाली दुकानों की। मेरठ में चुनाव प्रचार सामग्री बेचने वाले दुकानदारों के चेहरे पर विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही मुस्कान आ गई है। दुकानदारों का कहना है कि आजकल उनकी बल्ले बल्ले हो रही है, क्योंकि पार्टी चाहे जो हो, लेकिन सामग्री उनके यहाँ से खूब खरीदी जा रही है। 40 वर्ष से दुकान पर बैठे बैठे चुनावी तापमान माप रहे 78 वर्षीय बुजुर्ग मोहम्मद हनीफ कहते हैं कि उन्होंने कई चुनाव देखे और आज भी चुनावी सामग्री बिकने के लिहाज से वो जीत हार का आंकलन कर लेते हैं। हनीफ जी कहते हैं कि वर्तमान में तो बीजेपी ही नंबर 1 पार्टी दिखाई दे रही है। बीजेपी नंबर 1 पर चुनावी सामग्री बेचने वाले इस दुकान में आकर इस बात का भी अंदाजा हो जाता है कि आखिर रेस में कौन कौन सी पार्टी है। 40 वर्ष से चुनाव प्रचार सामग्री का व्यापार कर रहे मोहम्मद हनीफ का कहना है कि अगर प्रचार सामग्री की बिक्री के आधार पर फैसला हो तो बीजेपी नंबर 1 है, जबकि दूसरे नंबर पर सपा रालोद, फिर बसपा और बाद में कांग्रेस और आप। दुकानदार मोहम्मद हनीफ का कहना है कि ओवैसी की पार्टी वाले अभी यहाँ न के बराबर हैं। हनीफ का कहना है कि हो सकता आगे इनकी पार्टी की भी डिमांड हो, लेकिन अभी तो स्थिति न के बराबर है। चुनावी सामग्री लेने आ रहे कार्यकर्ता भी यहाँ आकर सियासी तापमान अपने ही अंदाज में माप लेते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन, पार्टी झंडों की बिक्री से किया जा रहा आगामी चुनाव में जीत का फोरकास्ट, जानिए रेस में कौन है आगे। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कभी किसी पार्टी की रैली तो कभी किसी नेता की जनसभा का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में चुनावी सामग्री की भी खूब डिमांड है। बीजेपी का कमल वाला झंडा हो या फिर समाजवादी पार्टी की लाल टोपी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी के बिल्ले और कांग्रेस पार्टी का पटका हो, ये सारी चुनावी सामग्री आजकल धड़ल्ले से बिक रही है। ऐसे में दुकानदार जहां चुनावी सामग्री बिकने से खुश हैं, तो वहीं वो सियासी तापमान भी खूब माप रहे हैं। रोजगार भी दे रहा है यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार सामग्री बेचने वाले दुकानदार तो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं, यूपी विधानसभा के चुनाव बस आ ही गए।
अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश में जुट गई है। पार्टी चाहे जो हो, लेकिन एक जगह आकर ऐसा लगता है कि सब एक हो गई हो। हम बात कर रहे चुनाव प्रचार सामग्री बेचने वाली दुकानों की। मेरठ में चुनाव प्रचार सामग्री बेचने वाले दुकानदारों के चेहरे पर विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही मुस्कान आ गई है। दुकानदारों का कहना है कि आजकल उनकी बल्ले बल्ले हो रही है, क्योंकि पार्टी चाहे जो हो, लेकिन सामग्री उनके यहाँ से खूब खरीदी जा रही है। 40 वर्ष से दुकान पर बैठे बैठे चुनावी तापमान माप रहे 78 वर्षीय बुजुर्ग मोहम्मद हनीफ कहते हैं कि उन्होंने कई चुनाव देखे और आज भी चुनावी सामग्री बिकने के लिहाज से वो जीत हार का आंकलन कर लेते हैं। हनीफ जी कहते हैं कि वर्तमान में तो बीजेपी ही नंबर 1 पार्टी दिखाई दे रही है। बीजेपी नंबर 1 पर चुनावी सामग्री बेचने वाले इस दुकान में आकर इस बात का भी अंदाजा हो जाता है कि आखिर रेस में कौन कौन सी पार्टी है। 40 वर्ष से चुनाव प्रचार सामग्री का व्यापार कर रहे मोहम्मद हनीफ का कहना है कि अगर प्रचार सामग्री की बिक्री के आधार पर फैसला हो तो बीजेपी नंबर 1 है, जबकि दूसरे नंबर पर सपा रालोद, फिर बसपा और बाद में कांग्रेस और आप। दुकानदार मोहम्मद हनीफ का कहना है कि ओवैसी की पार्टी वाले अभी यहाँ न के बराबर हैं। हनीफ का कहना है कि हो सकता आगे इनकी पार्टी की भी डिमांड हो, लेकिन अभी तो स्थिति न के बराबर है। चुनावी सामग्री लेने आ रहे कार्यकर्ता भी यहाँ आकर सियासी तापमान अपने ही अंदाज में माप लेते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बसपा का टिकट बेचने का खेल शुरू। राजनीतिक गलियारे में चर्चा, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। जी हाँ दोस्तों, जनपद जौनपुर के राजनीतिक गलियारे इन दिनों प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी को लेकर एक जबरदस्त चर्चा है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई है। इसी मुहावरे के साथ खुद बसपा के कुछ जिम्मेदार लोग भी कहते सुने गए कि पार्टी का वोट बैंक भले ही खिसक गया है, लेकिन पार्टी में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित करने के लिए टिकट के खरीद फरोख्त का खेल शुरू हो गया है। इस खेल में पार्टी कोऑर्डिनेटर स्तर के पदाधिकारियों को लगाया गया है। जो पैसा दे रहा है उसके टिकट की कंफर्मेशन की बात कही जा रही है। यह बता दें कि बसपा से निकलने वाले तमाम बड़े नेताओं द्वारा टिकट की बिक्री किए जाने का खुला आरोप पार्टी नेतृत्व पर कई बार लगाए गए और इसके साथ बड़े नेता पार्टी को अलविदा कह दिए। परिणाम स्वरूप पार्टी का जनाधार भी खिसक कर एकदम निचले पायदान पर पहुंच गया। फिर भी पार्टी के लोग टिकटों के बिक्री का धड़ल्ले से करते नजर आ रहे हैं। सूत्र की माने तो अनुसूचित जाति के आरक्षित सीट पर 0.2 करोड़ रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है, तो जनरल सीटों के लिए 2.5 करोड़ रुपए में टिकट बेचे जाने की बात प्रकाश में आई है। जौनपुर जनपद के विधानसभाओं के टिकटौतियों के बाबत बसपा के ही एक सूत्र ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया है कि जौनपुर सदर विधानसभा से सलीम खान को चुनाव लड़ाने का संकेत मिला है। 2.5 करोड़ रुपए में से अभी तक 50 लाख रुपए बजरिए को ऑर्डिनेटर जमा कराए जा चुके हैं। इसी तरह जफराबाद विधानसभा से चुनाव लड़ाने के लिए जनपद आजमगढ़ के संतोष तिवारी से पार्टी ने 1 करोड़ रुपए वसूल लिए हैं। शेष की मांग जारी है। केराकत विधानसभा से लाल बहादुर सिद्धार्थ से 2 करोड़ के सापेक्ष 50 लाख जमा करा लिए जाने की खबर है। इसी तरह शाहगंज विधानसभा से एक यादव को टिकट बेचने की बात चल रही है। कैंडिडेट 1 करोड़ देने को तैयार बताया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार लोग 2.5 करोड़ रुपए के नीचे नहीं आ रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एमएलसी दिनेश सिंह ने कहा, प्रियंका गांधी अपनी सीट तय कर ले, जहां से लड़ेंगी वहीं से मैं भी लड़ूंगा चुनाव। जी हां दोस्तों, एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के हाल के यूपी दौरे को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका का 2 दिवसीय दौरा एक दिन में समाप्त हो गया था, क्योंकि जनता उनसे मिलना नहीं चाहती। एमएलसी ने गांधी परिवार को सुविधा भोगी परिवार भी बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जिस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी, वहां से मैं भी अपनी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव की तैयारी करूंगा। एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि गांधी परिवार के लोग जनता की सेवा नहीं करना चाहते हैं। अगर कोई मेहनत कर रहा है तो वो बीजेपी के लोग हैं। वही आज धरातल पर मेहनत करते नजर आ रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री लगातार मेहनत करते आ रहे हैं। एमएलसी ने प्रियंका गांधी पर रायबरेली से चुनाव लड़ने पर कहा कि अगर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव किसी भी विधानसभा से रायबरेली में चुनाव लड़ेंगी तो मैं बीजेपी से अनुरोध करूंगा कि वो मुझे उसी विधानसभा से टिकट दे और मैं प्रियंका गांधी के सामने चुनाव में खड़ा होऊंगा। रायबरेली के बीजेपी एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर बयान देते हुए कहा कि वो 2 दिवसीय दौरा नहीं था, वो केवल 1 दिवसीय दौरा ही था। दूसरे दिन प्रियंका गांधी ने जनता से मुलाकात ही नहीं की और वो सुबह ही रवाना हो गई थी, क्योंकि जिले की जनता उनसे मिलने ही नहीं पहुंची। उन्होंने कहा कि 100 लोग भी अगर हो जाते तो वो दूसरे दिन दिल्ली रवाना नहीं होती।